ओके, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? भारतीय वित्त बाजार, भारतीय वित्त बाजार के बारे में हम लोग जो भी स्टडी करेंगे शुरू से स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग तो समझते हैं कि जो बाजार है, बाजार का मतलब क्या होता है? मार्केट, जहां पर लेन देन की जाती है, जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की लेन देन की जाती है। जैसे कि आप अपने आसपास देखिएगा, बहुत सारे मार्केट, डेली मार्केट, तो वीकली मार्केट, जो साप्ताहिक बाजार वगैरह लगती हैं वो भी आपको देखने को मिलता होगा। बहुत सारे अन्य आजकल तो जो सिटीज में हैं, बहुत सारे वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, मॉल वगैरह होते हैं, तो वहां पर हर तरह के मार्केट आपको देखने को मिलते हैं। ये मार्केट में बेसिकली होता क्या है? सेल और परचेज। जिसको वस्तु की जरूरत पड़ती है, सेवाओं की जरूरत पड़ती है, वो उस प्लेस पर जाता है जहां पर वो मिल सके, और जिसको बेचना होता है, जो भी अपनी वस्तु एवं सेवा को, वो उस प्लेस पर आता है जहां पर वो बेच सकता है। और इसी स्थान को, जहां पर जो खरीदने वाला आता है और जहां पर बेचने वाला आता है, इसी स्थान को बाजार कहा जाता है। तो बाजार का मतलब वही है। अब इसमें देखिए एक टर्म है वित्त बाजार। वित्त का मतलब फाइनेंस से है, पैसे से है, इकोनॉमिकल से संबंधित है ये। तो इसका मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहां पर वित्त का लेन देन हो, फाइनेंस का लेन देन हो। तो वित्त बाजार का सीधा सा तात्पर्य है जहां पर पैसे का लेन देन हो। अब ये चीज तो हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं। मार्केट का मतलब जहां पर वस्तुओं को, अगर किसी को सब्जी खरीदना है तो मार्केट जाएगा, खरीद के अपना आ जाएगा। किसी को मार्केट में सब्जी अगर बेचना है तो एक जगह जाएगा, वहां पर बेच के आ जाएगा। अब ये वित्त का मतलब क्या हुआ? सेवा भी समझ रहे हैं, जहां पर टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, बैंकिंग हो गए, तो वो सारे चीज इसमें शामिल किया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं वित्त का मतलब। वित्त का मतलब सीधा सा ये अर्थ है, यहां पर फाइनेंशियल लेन देन का मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा बिजनेस रहेगा, जितना आप विस्तार उसका करना चाहेंगे, उसमें उतना ही पैसे की जरूरत पड़ती है। एक कंपनी चला रहा है तो उसे हजारों करोड़ रुपए चाहिए। अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा है तो लाखों करोड़ रुपए चाहिए। तो वो पैसे उसके पास कहां से आएंगे? तो हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस के बहुत सारे हो सकते हैं। एक आम बिजनेस में अगर हम बात करें, तो अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने पास जो पूंजी होती है, पैसा होता है, बिजनेस में लगाते हैं। फिर अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली से पैसे कंट्रीब्यूट करके बिजनेस में लगाते हैं। फिर लोन लेते हैं अपने रिश्तेदार या फिर कहीं पर से पैसे में लगाते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से, फिर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फिर अन्य जगह से लोन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस का दायरा बढ़ते रहता है, आपकी रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, पैसे की रिक्वायरमेंट उतना ही बढ़ती जाती है। तो इसीलिए आज की डेट में कंपनीज के रूप में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनको एक ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़े कैपिटल की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि यह एक ऐसा प्लेस के जगह पर ये डील करते हैं जहां पर ये पैसे दूसरे से वो पैसे ले सके और अपने बिजनेस को चला सके। मतलब कि एक सीधा सा कि इन्हें पैसे की जरूरत है, जैसे किसी बैंक को, किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है कि इनको बिजनेस का अपना विस्तार करना है। तो ये क्या करेंगे कि एक प्लेस पर आएंगे जहां पर ये पैसे इनको मिल सके। अब यहां पर पैसे इन्हें कौन देगा? तो सीधा सा ये अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, सिक्योरिटी इशू करेंगे, जिससे कि जो जिनके पास अतिरिक्त सरप्लस है, जिनके पास अतिरिक्त कमाई है, वो चाहते हैं कि हम अपना पैसा को कहीं पर लगाकर, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश कहते हैं, वहां पर पैसा लगाकर वो क्या कर सकते हैं? अपना अर्निंग्स और रिटर्न उस पर पा सकते हैं। तो ये वहां पर जाएंगे और इन्हें पैसे की जरूरत है और इनके पास अतिरिक्त पैसे हैं, और ये जो लेन देन हो रहा है, अपनी जो ये पूर्ति कर रहे हैं और अपना ये निवेश करके रिटर्न कमा रहे हैं, इसी प्लेस को कहा जाता है वित्तीय बाजार।
तो मतलब सीधा सा एक वित्तीय बाजार वह एक स्थान हो गया, प्लेस हो गया, जहां पर जो पैसे की रिक्वायरमेंट है जिसे वो आता है, और जिसके पास अतिरिक्त सरप्लस से पैसे हैं वो आता है और वहां पर निवेश करके अपना वो रिटर्न कमाता है और अपनी रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं। उसी प्लेस को वित्तीय बाजार कहा गया है। अब भारतीय वित्तीय बाजार का सीधा सा मतलब है कि भारत के विदिन में जो फाइनेंशियल जो मार्केट है उसी को यहां पर भारतीय वित्तीय बाजार से संदर्भित है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जैसे कि बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अलग अलग प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमें बिजनेस चलाना है, अगर मान लीजिए किसी का कपड़े का दुकान है, उसे बिजनेस चलाना है तो उसके लिए पास मशीनरी होनी चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, अपना वो चाहता है कि अपना गोदाम हो, अपना फैक्ट्री हो, तो उसके लिए वो स्थापित करेगा उन चीजों के लिए, तो उसके लिए एक फंड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग कैपिटल जो की रिक्वायरमेंट जो होती है, लॉन्ग टर्म फंड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग जो उस पर खर्च किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो डे टू डे अर्न करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब एक सीधा से देख सकते हैं कि एक बिजनेस चलाने के लिए एक लॉन्ग टर्म फंड की आवश्यकता होती है और एक शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म जो डेली बेसिस पर खर्चे होते हैं, एक सीधा सा बोल सकते हैं कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल लेना है, सैलरी देना है, वेजेस देना है, रेंट देना है और अन्य प्रकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको पे करते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मशीनरी खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, लैंड खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो दो तरह के पैसे की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है और उसी के आधार पर भारतीय वित्त बाजार को देखिए आपने यहाँ पर कि कंपनी को पैसे की जरूरत है और पैसे की जरूरत है दो आधार पर कि एक शॉर्ट टर्म का फंड चाहिए और एक लॉन्ग टर्म का फंड चाहिए। इसलिए भारतीय वित्तीय बाजार को, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला जो कैटेगरी होता है वो कहलाता है मनी मार्केट और दूसरा जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका हिंदी में मुद्रा बाजार, और जो कैपिटल मार्केट होता है इसको पूंजी बाजार। ये दो कैटेगरी इस आधार पर डिवाइड किया गया है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को। जो बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है वो शॉर्ट टर्म के आधार पर और एक लॉन्ग टर्म के आधार पर। इसको भी डिफाइन किया गया है कि जैसे कि हम बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी एक फाइनेंशियल मार्केट में डील होने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रतिभूति होते हैं, जो वहां पर पैसे जिनकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, कंपनीज हो या फिर गवर्नमेंट खुद हो, वहां पर अपने सिक्योरिटी प्रतिभूतियों को इशू करती है और उसके आधार पर जिन्हें इन्वेस्ट करना होता है वो इनमें इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न कमाते हैं। सामान्यतः जो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट का डील किया जाता है वो 1 डे से लेकर 24 आवर से लेकर 365 डेज का होते हैं। 1 डे से 365 डेज। तो हम लोग सीधा सा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मनी मार्केट, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर उन प्रतिभूतियों का डील किया जाता है या फिर क्रय विक्रय किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता अवधि जो होता है हिंदी में इसको बोलते हैं, वो 1 दिन से 365 दिन के बीच में होती है। जबकि पूंजी बाजार में जिन प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी पीरियड या फिर परिपक्वता जो अवधि है वो ग्रेटर देन मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर होता है, 365 डेज होता है, तो वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। कैपिटल मार्केट में आपने नाम सुना भी होगा, जैसे कि इसमें बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, या फिर हम बात करते हैं शेयर्स की बात करते हैं, तो वो सारे डील यहां पर कैपिटल मार्केट में ही किया जाता है। कैपिटल मार्केट भी यहां पर देखिएगा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैपिटल मार्केट को यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जिसमें कि पहला कैटेगरी जो होता है ये प्राइमरी मार्केट होता है, और दूसरा कैटेगरी जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है।
हिंदी में इसको प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार और ये द्वितीयक बाजार। अब इसमें समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हमने बोला कि जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें उन प्रतिभूतियों, उन सिक्योरिटीज का डील किया जाता है जो जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 365 डेज से ज्यादा होती है। तो प्राइमरी मार्केट में ये विशेषता होती है कि इनमें जो इन प्रतिभूतियों का डील किया जाता है वो जब भी कंपनियां या फिर जो भी संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन जो पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, इसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कंपनी अकाउंट्स वगैरह तो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर तो तुरंत क्लियर हो जाएगी। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार इशू करती है उसी को कहा जाता है, सिक्योरिटीज को पहली बार जब इशू करती है उसी को कहा जाता है आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, तो सेकेंडरी मार्केट में वैसी प्रतिभूतियों को डील किया जाता है जो ऑलरेडी इशू हैं या फिर जो पहले इशू हो चुका है या फिर जो पहले बार इशू हो चुका था, उसके बाद उसका डील जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं। इंडिया में अभी 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर बहुत सारे जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं और उसी आधार पर वहां पर उनका ट्रेडिंग किया जाता है। इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि यहां पर जिसका जो इंडिसेस है वो सेंसेक्स भी है। आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। ये एक आपका कैपिटल मार्केट का जो ओवरव्यू हो गया, यहां पर हमने उसको चर्चा किया। तो बेसिकली हम लोग को यहां पर उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। इसी में बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, जैसे कि आपका आईपीओ क्या होता है या फिर बोनस शेयर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज ऑलरेडी आपको पता होगा। बोनस शेयर्स क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर्स उपलब्ध कराती है। इसमें भी बोनस शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं, पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स और फुली पेड अप बोनस शेयर्स। फुली पेड अप बोनस शेयर्स में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पेमेंट के उन्हें शेयर्स दिया जाता है, जबकि पार्टली पेड अप शेयर्स में जो कुछ अमाउंट पहले पेड हो चुका है, जैसे कि 10 रुपीज का एक शेयर्स है तो उसमें 8 रुपीज पेड अप है और 2 रुपीज कंपनी बोनस इशू कर रही है, तो उसी को बोला जाता है पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स, जो फुल्ली में कन्वर्ट होता है। तो इसके अलावा इसमें अथोराइज्ड कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। तो इन सब के बारे में ऑलरेडी हम ये सब कंपनी अकाउंट से बता चुके हैं, लेकिन यहां पर भी रिवीजन करेंगे जो यहां पर टर्म उपयोग में आते हैं। अब हम लोग यहां पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें हम लोग कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, इसके अलावा ट्रेजरी बिल हो गया, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, कॉमर्शियल पेपर हो गए, कॉमर्शियल बिल हो गया, उन सब के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। इसमें इसके अलावा एक इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेजरी बिल, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, कॉमर्शियल पेपर, हिंदी में इसको वाणिज्यिक प्रपत्र कहा जाता है, कॉमर्शियल बिल, ये कुछ नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है,
ट्रेडिंग बिल भी इसको कहा जाता है। अगला है ट्रेजरी बिल। कोषागार बिल पत्र इसे कहा जाता है हिंदी में। और अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इन सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिएगा। और जो भी जितने भी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसको भी नोट डाउन करते जाइएगा। और बाकी तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास रहेंगे ही। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला से। कॉल मनी मार्केट, सामान्यतः ये बैंक नोटिस मनी मार्केट जो है ये बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। खासकर इसमें जो कॉल मनी मार्केट होता है तब इशू किया जाता है जब जो मेच्योरिटी पीरियड होता है जिन इंस्ट्रूमेंट का 1 डे के लिए, मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है एक दिन के कुछ पैसे के लिए, मतलब तो वो कॉल मनी मार्केट जो है में के रूप में इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं। इसका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 24 आवर 1 डे के लिए होता है। नोटिस मनी मार्केट जो है इसके लिए जो होता है 2 डेज से 14 डेज मेच्योरिटी पीरियड, मतलब कि इसकी जो परिपक्वता अवधि जो है वो 2 दिन से 14 दिन के बीच का हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये नोटिस है। वैसी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पर ध्यान रखें तो ज्यादातर कॉल मनी या नोटिस मनी में मेच्योरिटी पीरियड ही पूछा जाता है। और बहुत सारी किताबों में देखिएगा, अगर आपने उसको रीड करते होंगे तो आजकल दोनों एक साथ लिख दिया जाता है और उसमें डिफाइन कर दिया जाता है 1 डे से 14 डेज, 1 डे से 14 दिन, इस आधार पर कि कॉल मनी मार्केट 1 डे के लिए होता है और नोटिस मनी मार्केट 2 दिन से 14 डेज के बीच का इशू कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो है यहां पर थर्ड, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है। सीधा सा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो मैक्सिमम 1 ईयर्स के लिए 365 डेज के लिए। और इसे कौन इशू करता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये सिर्फ जो लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनीज। अब लिस्टेड कंपनी किन्हें कहा गया है, तो लिस्टेड कंपनी वैसे कंपनी होती है, जैसे कि अभी पता है ना कि इंडिया में कुल जो है 23 स्टॉक एक्सचेंज है। तो जिन कंपनियों के नाम
किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, तो वो सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज कहलाते हैं। तो कॉमर्शियल पेपर सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही इशू कर सकते हैं, और इसमें भी कंडीशन है कि वैसे कंपनी जिनका कार्यकारी पूंजी वर्किंग कैपिटल जो है, कार्यकारी पूंजी जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। कार्यकारी पूंजी 5 करोड़ से ज्यादा है, सबसे पहला तो वो लिस्टेड होना चाहिए, और दूसरा उनका वर्किंग कैपिटल जो है 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, वही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ये जो कॉमर्शियल पेपर इशू किया जाता है ये 20 लाख के मल्टीपल में, मतलब कि 20 लाख के ये मल्टीपल में इशू होता है, और ये जो मिनिमम इशू हो सकता है वो एट अ टाइम 1 करोड़ का, कम से कम मिनिमम। साथ ही इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है, मैच्योरिटी पीरियड, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 90 दिनों का हो सकता है, 90 डेज का, मैक्सिमम 90 दिन का मैक्सिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम है। अब इसे पूछा जा सकता है कि सर मिनिमम कितना हो सकता है, तो 7 डेज। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि आगे हम बताएंगे आपको ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल में कॉन्सेप्ट होता है वहां पर कि जो आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करती है वो 90 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 365 दिन के लिए, तो 3 तरह के ही ट्रेजरी बिल 3 मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर इशू होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी याद कर लेते हैं कि ये भी 2 मैच्योरिटी पीरियड होता है, 7 दिन का और 90 दिन का, बिल्कुल वो गलत है। ये मिनिमम 7 दिन है और ये मैक्सिमम 90 डेज है, मतलब कि इस बीच के पीरियड कितना भी हो सकता है। ये नहीं बता रहा है कि ये 7 और 90 दिन का हो सकता है, ये बता रहा है कि 7 से 90 दिन के बीच का हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक और प्रश्न इसमें आया हुआ था पहले के पीजीटी टीजीटी एग्जाम में कि जो कॉमर्शियल पेपर की जो शुरुआत है, वाणिज्यिक प्रपत्र हिंदी में इसको कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इंडिया में इसकी शुरुआत जो हुई थी, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, शुरुआत जो हुई थी आपका ये 1990 में किया गया था। अगला जो है इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हिंदी में इसको बोलते हैं जमा प्रमाण पत्र। जैसे कि बैंक जो है, सामान्यतः देखिएगा बैंक जो होते हैं जो भी डिपॉजिट रिसीव करते हैं उसके अगेंस्ट में ये जारी करते हैं। तो बैंक जो होते हैं हम यहां पर 2 तरह के डिस्कस करेंगे, एक बैंक के लिए और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वित्तीय संस्थान है, एक्चुअली ये दोनों तरह के संस्थान ही सिर्फ जमा प्रमाण पत्र, क्योंकि इन्हीं के पास डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट के अगेंस्ट में ये जारी किया जाता है, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको जारी कर सकते हैं। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है बैंक के लिए अलग होता है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग होता है। एक बैंक के लिए इसके जो परिपक्वता अवधि जो होती है, मैच्योरिटी पीरियड, ये 7 डेज से 365 डेज का हो सकता है, मतलब कि मैक्सिमम 7 डेज, सॉरी मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 365 डेज। जबकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ये 1 ईयर से 3 इयर्स का हो सकता है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है 3 इयर्स तक के लिए भी इशू कर सकती है। इनका स्टार्ट ही होता है 1 ईयर टू 3 इयर्स। अब बोलिएगा सर कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसका सबसे बेसिक कंडीशन यही है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब मैक्सिमम 365 डेज या 1 ईयर। तो ये ऐसा कि यहां पर प्रोविजंस क्यों है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको 3 साल के लिए इशू कर सकते हैं। तो चूंकि ये मैथमेटिक्स और तो बोल सकते हैं कि साइंस तो नहीं है कि इसको एक्सेप्शन मान लें, बिल्कुल चूंकि आरबीआई का गाइडलाइंस होता है। आरबीआई जिस तरह से, क्योंकि मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कंट्रोलर कौन है, आरबीआई, कैपिटल मार्केट का सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 3 साल के लिए कर सकते हैं और आरबीआई ऐसे नियम बना सकती है। जैसे कि एसएलआर भी हम लोग पढ़ते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़े थे, एसएलआर जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, सीआरआर और एसएलआर। तो एसएलआर के लिए क्या प्रावधान है, नियम तो ये कहता है कि एसएलआर जो होता है 25% से 40% के बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम तो नहीं है। आज देखिएगा तो अभी वर्तमान में कितना परसेंट है एसएलआर, एसएलआर कितना परसेंट है, बिल्कुल ये 18% है। तो प्रावधान आरबीआई अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकती है, तो इसलिए यहां पर ये 3 इयर्स दिख रहा है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जिसके बारे में यहां पर डिस्कस किया हमने। ये जो जारी किया जाता है ये 1 लाख के मल्टीपल में होता है, 1 लाख के मल्टीपल में। अब इसमें अगला जो है वो ट्रेजरी बिल है। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, तो अगला है ट्रेजरी बिल। हिंदी में इसको कहते हैं कोषागार बिल। ट्रेजरी बिल जो होता है सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसमें बहुत सारे रिस्क वाले होते हैं, नॉन रिस्क होते हैं। जैसे कि आप अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस किसको दीजिएगा, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वैसे संस्थान को दीजिएगा जो गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट वाले जो होते हैं सबसे कम रिस्क वाले होते हैं। जैसे आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जमा करने के लिए सोचिएगा, एलआईसी में जमा करने के लिए खोजिएगा, क्योंकि वहां पर सबसे सेफ माना जाता है। उसी तरह अगर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए सबसे सेफ कौन होता है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, रिटर्न के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। रिटर्न तो देखिएगा जहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है वहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें भी कम रिटर्न मिलता है, इसमें भी अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन ट्रेजरी बिल जो होता है इसमें इसलिए इसको सेफ माना जाता है और नॉन रिस्क माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद जारी करती है। गवर्नमेंट के निर्देशानुसार आरबीआई के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 तरह से जारी किया जा सकता है। मतलब कि आरबीआई जो इसको जारी करती है 3 मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर, एक 90 डेज, 182 डेज का और 364 डेज। इसमें ये नहीं रखना है कि मिनिमम 90 और मैक्सिमम 364, ये 3 पीरियड का ही सिर्फ जारी होता है। इसमें जो भी ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं ये हमेशा जो जारी होता है ये 0 कूपन बॉन्ड होता है। ये 0 कूपन बॉन्ड, 0 कूपन बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि मैच्योरिटी पीरियड के दौरान, मतलब कि आपने जिस चीज से खरीदा, मान लीजिए 364 डेज के लिए, तो आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, जब वो रिटर्न होता है, रिडम्पशन होता है, तो वो उसे जो उसका जो बेस वैल्यू होता है या फिर जो अंकित मूल्य जो होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेस वैल्यू, जो
मार्क्ड प्राइस होता है उस पर वो रिटर्न होता है। एज लाइक अब डिबेंचर्स में हम लोग पढ़ते हैं, डिबेंचर जो होता है जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें क्या होता है 0% इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब रिडम्पशन होता है तो प्रीमियम पर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक जो ट्रेजरी बिल है आरबीआई ने इसे मार्क्ड प्राइस जो है वो 200 रुपीज है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, इसे जारी किया गया 175 रुपया में, मतलब मार्केट प्राइस कितना हुआ 175 रुपया मार्केट में जो इशू किया गया। मान लीजिए ये 365 डेज के लिए इशू किया गया था, 64 डेज के लिए। जब इसका रिडम्पशन होगा, जब ये वापस होगा, चूंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है, तो जब ये वापस होगा तो ये अंकित मूल्य पर होता है, मतलब कि 200 रुपए पर। तो इन्वेस्टर्स को क्या यहां पर लाभ मिला, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिला। अगर कहीं पर वो बैंक डिपॉजिट करता, शेयर्स लेता, डिबेंचर्स लेता या फिर किसी भी तरह का अन्य इंस्ट्रूमेंट लेता तो वहां पर इंटरेस्ट मिलता। अब गवर्नमेंट के पास ये हमको जमा करने से क्या मिला, तो ये बेनिफिट मिला। 175 इन्वेस्ट किए थे, हमको 200 रिटर्न मिला, तो 25 रुपया के यहां पर बेनिफिट है। यही बेनिफिट होता है ट्रेजरी बिल में। क्लियर है यहां तक सभी को? ये ट्रेजरी बिल से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट था। 1 लाख का मल्टीपल मतलब यह हुआ कि इसके गुणक में, मतलब 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, या फिर बोल सकते हैं 10 करोड़ हो गया, इस रूप में उसे इशू किया जाता है। क्लियर यहां तक सभी को? बिल्कुल, ये क्लास नोट्स जो यहाँ पर बना रहे हैं सब अपलोड कर देंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो ये अपलोड कर देंगे, वहां देख लीजिएगा, लेकिन लिखते जाइएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या किया इसमें देख लीजिए, आपका एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल एक बाकी है, ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इसमें कॉमर्शियल बिल देख लेते हैं। एक्चुअली इंडिया में कॉमर्शियल बिल जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो इशू किया जाता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल बिल, वाणिज्यिक बिल, इसको ट्रेडिंग बिल भी कहा जाता है, ट्रेडिंग बिल, या फिर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो उसमें हमने बताया भी था। जैसे कि एक रिटेलर है, एक बिजनेसमैन है, इसने 5000 का जो गुड्स है बी को बेचा, तो ये एक सर्टिफिकेट बनाता है यहां पर कि मान लीजिए ये बोलता है कि हम 90 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। तो एक यहां पर एक डॉक्यूमेंट बनाएगा
ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट मेकर कौन है यहाँ पर, जिसको पेमेंट रिसीव करना है, मेकर यही है ए। ड्रॉवर ये भी एक बिल ड्रॉ करेगा और जहां पर लिखेगा कि 90 डेज के बाद भी हमें जो वैल्यू रिसिप्ट हुआ है मतलब 5000 पे करेगा विदाउट एनी कंडीशन। ये रिटेन होना चाहिए, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स है सर अप्लाई होता है, स्टाम्प होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट को आपको पता ही है कि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता अनिवार्य होती है, मैंडेटरी। तो इस पर एक्सेप्ट कर लिया, मान लीजिए ए ने यहां पर एक्सेप्टेड लिखा और साइन कर दिया, तो यही होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो बिजनेस में, इसीलिए इसको ट्रेडिंग बिल कहा जाता है, बिजनेस में खासकर इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है अब इसमें? तो ये जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट थे उन सब के बारे में हमने यहां पर चर्चा किया। अब यहां पर लास्ट में कुछ और रिलेटेड पॉइंट जो मनी मार्केट से संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका कंट्रोलर कौन होता है। तो मनी मार्केट का जो देख रेख करता है, निगरानी मॉनिटरिंग जो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसके प्लेयर्स कौन होते हैं, मतलब इसमें मेन रोल जो होते हैं, तो जो इसमें डील करेंगे तो इन्वेस्टर्स हो गए, आरबीआई, बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स। जैसे कि गवर्नमेंट भी इसमें हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो इशू करती है आरबीआई के थ्रू इशू करती है, तो वो इसमें शामिल किए जाते हैं। बैंक्स में मुख्य रूप से इसमें ज्यादातर जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, खासकर वो इसमें डील करते हैं, इसके प्लेयर्स होते हैं। तो फाइनली आपका जो मनी मार्केट का जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन सब पर हमने यहां पर चर्चा किया। अब इसके आगे जो हम लोग हैं कैपिटल मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। कॉमर्शियल बिल से ज्यादातर आपको जो पूछे जाते हैं वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं। तो एक बार आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो वीडियोस हैं आप उसे देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में, तो वहां पर पता चल जाएगा। जैसे यहां पर पूछा जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने जो पार्टीज हैं वो होते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। कैपिटल मार्केट में पूंजी बाजार है, इसको हमने दो टाइप का मैंने बताया था। भारत में जो पूंजी बाजार है
पूंजी बाजार का सीधा डिफिनीशन भी ध्यान रखिएगा। पूंजी बाजार भारतीय वित्त बाजार का वो भाग होता है जहां पर जो सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होती है, उन सारे प्रतिभूतियों को यहां पर डील किया जाता है, जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उनका डील यहां पर किया जाता है। और मनी सॉरी कैपिटल मार्केट भी जो होता है, ये 2 मार्केट होता है इसमें, एक प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार, और जो दूसरा इसमें होता है उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, द्वितीयक बाजार। प्राइमरी मार्केट में सीधा सा इसका तात्पर्य है कि वैसी प्रतिभूतियां जैसे कि एक शेयर्स, एक डिबेंचर्स, एक बॉन्ड्स जो पहली बार इशू किए जाते हैं, आईपीओ इसको कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कि अभी आप सुनते होंगे कि ये LIC हो गया, LIC भी अपना फर्स्ट आईपीओ कर रहा है, साथ ही जोमैटो, पेटीएम, इन सब का भी आपने नाम सुना होगा, आईपीओ कर रहे हैं, पहली बार ये अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो वहां पर देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे और भी टर्म होते हैं, जैसे कि आपका शेयर्स क्या होता है, तो वो सारी चीज हम यहाँ पर डिफाइन तो करना जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारे चीज हम जो कंपनी अकाउंट्स हैं वहां पर शेयर्स वगैरह डिफाइन कर चुके हैं। शेयर्स क्या होते हैं, जो कैपिटल का स्मॉल पार्ट्स होता है उसी को शेयर्स कहते हैं। और शेयर्स भी 2 तरह के इसमें होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स उन्हें कहा जाता है जो प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है। तो प्रीफरेंस शेयर्स क्या है, जिन्हें प्रीफरेंस दिया जाता है 2 मामलों में, एक डिविडेंड पेमेंट के समय और एक जो होते हैं जो आपका वाइंडिंग अप के समय जो पेमेंट होता है उसमें प्रीफरेंस दिया जाता है, तो उन्हें ही कहा जाता है। इसके अलावा जो इनके मेन टर्म जो होते हैं, जैसे कैपिटल, तो कैपिटल के बहुत सारे टर्म होते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये तीनों तो एक ही चीज है, जो कंपनी के मैक्सिमम कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, वही अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कहलाते हैं। और इसी में से जो इशूड कैपिटल किया जाता है, इशूड मतलब सीधा सा जैसे कंपनी का 5 करोड़ का अथोराइज्ड कैपिटल है, उसमें से पहली बार ने कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 1 करोड़ का जो शेयर से इशू करेंगे, तो 1 करोड़ इसका क्या हो गया, इशूड कैपिटल। अब इसमें सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब होता है। 1 करोड़ का इशू किया गया, 80 लाख का सब्सक्राइब किया गया, तो ये 80 लाख क्या हुआ सब्सक्राइब, और 20 लाख क्या हुआ अनसब्सक्राइब कैपिटल। और बाकी सारी चीजें इसमें पेड अप कैपिटल होता है जिस पर पेमेंट हो चुका है, अनपेड अप जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। क्लियर यहां तक? इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट टर्म होते हैं जो हम लोग यहां पर डिस्कस किए। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है? आईपीओ इसमें प्रेस इशू, ध्यान रखिएगा जो कैपिटल मार्केट होता है इसका रेगुलेटरी जो कर किया जाता है वो सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है, इससे आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सेकेंडरी मार्केट पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं, प्राइमरी मार्केट आपको हो चुका है इसमें। अब इसमें बात करते हैं जो सेकेंडरी मार्केट होता है, तो जो शेयर्स पहली बार इशू हो चुके हैं या फिर जो शेयर्स इशू हुआ उसके बाद जो उसका डीलिंग होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है, कंपनी शेयर्स, न्यू शेयर्स कंपनी जब इशू करती है, तो जो कंपनियां होती है वो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज से मान लिस्टेड है वो, तो उसके बाद जो शेयर्स का जो डील होता है, जैसे देखिएगा एक कंपनी ने मान लीजिए अपना शेयर्स को पहली बार जो बेस प्राइस था वो 10 रुपीज था फेस वैल्यू, मार्केट में 112 रुपया पर इशू किया, मतलब कि इसमें प्रीमियम पर इशू हुआ है।
तो क्या ये प्राइस हमेशा फिक्स होता है? मान लीजिए ये जो शेयर्स इशू किया गया 25 साल के लिए किया गया था, तो क्या 25 सालों तक ये जो शेयर्स का वैल्यू है 12 रुपया जो प्रीमियम के साथ है, वो क्या हमेशा फिक्स होता है? इसका उत्तर होगा नहीं है, ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है। और ये कहाँ होता है, कैसे पता चलता है? तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ही पता चलता है। जैसे कि अब इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसा कि हमने बताया अभी 23 स्टॉक एक्सचेंज है, तो हमेशा देखिएगा इसका प्राइस जो है बढ़ते रहता है। वो कैसे पता चलता है? सेंसेक्स के आधार पर। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिसेस है, इंडिसेस क्या होता है, तो वहां पर जो शेयर्स को डील किया जाता है, जो सिक्योरिटीज को, तो उसको जो उसका उतार चढ़ाव होता है, तो उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिसेस में, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो सेंसेक्स है। तो देखिएगा कभी कभी सेंसेक्स है, ग्राफ जो देखिएगा इस तरह से आता है, कभी इस तरह से दिखाता है। तो ये क्या बता रहा है? कभी प्राइस बढ़ रहा है, तो ये शेयर्स के ही प्राइस को बता रहा है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ा तो घटा, फिर बढ़ा, ये यहां तक चला गया। अभी देखिएगा 40,000 से पार है सेंसेक्स। मतलब कि इससे क्या होता है, सेंसेक्स जितना बढ़ेगा इन कंपनियों के शेयर्स जो है उतना ही बढ़ेंगे। सेंसेक्स घटेगा, इन कंपनियों के शेयर्स घटेंगे। देखिएगा कभी कभी बोला जाता है कि लाखों करोड़ रुपए निवेशकों का डूब गया, तो बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि सेंसेक्स के ये ग्राफ वगैरह बढ़ने घटने से उसका पैसा कैसे डूब गया, और वो भी निवेशक का क्यों डूबा, कंपनी का क्यों नहीं घाटा हुआ। मतलब कंपनी का, तो एक्चुअली कंपनी में पैसा कौन लगाता है? निवेशक ही लगाते हैं। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? निवेशक होते हैं। कंपनी को तो चलाने वाले नहीं होते, वो तो एक एम्प्लॉय होते हैं। तो पैसा डूबेगा तो मालिक का ही डूबेगा, नौकर का थोड़े डूबेगा, मतलब उसके एम्प्लॉय को थोड़े डूबेगा। तो जो कि कंपनी के शेयर्स सारे निवेशक खरीदे रहते हैं। अगर कंपनी के शेयर्स में उतार चढ़ाव होती है, मतलब सेंसेक्स घटता बढ़ता है, तो अगर वो घट गया बहुत ज्यादा, तो पता चलता है कि शेयर्स का वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाता है। ये 12 रुपया है तो 10 रुपया, 8 रुपया, इस तरह से डिक्रीज हो जाता है। तो उनका शेयर्स का मान लीजिए आज 12 रुपया, कल घट के हो गया 10 रुपया, तो 2 रुपए का एक शेयर्स पर लॉस हुआ। और इसी तरह के लाखों शेयर्स, करोड़ों शेयर्स इशू होते हैं, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस उसमें होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि निवेशकों के इतने लाख करोड़ रुपए डूब गए। क्योंकि और ये अब सवाल उठता है कि ये कैसे घटता बढ़ता है, तो वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़े भी होंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ इंटरनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं और कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। इंटरनल्स हो सकता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में ही लड़ने लगे, इंप्लॉइज वगैरह सही से काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी जो उनका है वो दिनों दिन घाटे में चल रहा है, तो उससे उसके शेयर्स पर प्रभाव पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं कस्टमर खुद हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर में ही हम लोग माइक्रो और मैक्रो लेवल पढ़ते हैं, तो उतना ज्यादा हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि वो बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोग का सिलेबस में भी नहीं है। सीधा से इसमें ध्यान रखना है मैक्रो इन्वायरमेंट में। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है, पहले कांग्रेस थी आज बीजेपी, तो फिर अगली बार दूसरा हो सकता है, तो उस वजह से भी फैक्टर। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस के प्राइस घटने बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के प्राइस जो क्रूड ऑयल होते हैं उनके भी प्राइस घटने बढ़ने से, अभी देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है विभिन्न देशों के बीच में। इन्फ्लेशन जितना तेजी से बढ़ता है उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से जो सेंसेक्स है वो, या फिर जो इंडिसेस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसी का प्रभाव होता है। उसीलिए शेयर्स के जो दाम है ये भी घटते बढ़ते रहते हैं। और ये जो डील होता है वो पहली बार जो शेयर्स इशू हो चुका है उसका जो डील होता है, और ये कैपिटल मार्केट में ही होता है। तो ये सारी पूरी कहानी थी इसकी, जो हमने यहां पर डिस्कस किया है। क्लियर है? ये तो ये कैपिटल मार्केट से संबंधित जितने भी तथ्य थे। अब इसमें और भी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि आपने दो कॉमन तो आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये तो दो हुए जो कि भारत के सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में जाने जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में 21 और हैं, मतलब 23 अभी टोटल है स्टॉक एक्सचेंज। तो उनकी क्या क्या विशेषता है, उनका इंडिसेस क्या है, वो अब हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और भी इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में और भी बहुत सारे मार्केट होते हैं, जैसे कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट,
इंटर जो फॉरेन मनी एक्सचेंज मार्केट, उन सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के सेशन में किन्हीं को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके